बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईज का डेटा एक बार पढ़ते हैं। कल बाइंग करके गए हैं एफआईज, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और डीआईज ने भी जो अपना ट्रेंड है वो लगभग इंटैक्ट रखा है, हालांकि हल्के हाथ से रखा है। 1519 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज बाय करके ले गए, एफआईज तो 309 करोड़ की बाइंग करके ले गए। एफआईज की बाइंग में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू था। मैं आपको एक ब्रेकअप बताता हूँ, जिसमें कि ब्रेकअप वैसे तो आपने सुबह से जो स्टॉक मार्केट को डीपली सुनते हैं उन्होंने देख ही लिया होगा, लेकिन जो दर्शक सुबह से मार्केट में उतने एक्टिव नहीं है या इस डेटा को नहीं पढ़कर बैठे हैं, बता देता हूँ। एफआईज ने कल इंडेक्स फ्यूचर में 2200 करोड़ की बाइंग की। एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में करीब 42,500 करोड़ की बाइंग की है। और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी 798 करोड़ की बाइंग की है। दैट मीन्स कि या तो वो मतलब इंडेक्स में प्लस पोजीशन तो बना ही रहे हैं और मैसिवली इंडेक्स ऑप्शन के जरिए हेजिंग भी कर रहे हैं या उनमें ऑप्शन के जरिए बाय कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक पूरा पोजीशनल उनका डेटा बना हुआ है। तो एफआईज की साइड से काफ़ी अच्छा ये डेटा देखने के लिए मिला। ये केवल एक पैटर्न एक उस साइट पर नहीं था, मतलब कैश साइट पर नहीं था जो 308 करोड़ की आप देख रहे हो। ये स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन सभी पर था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल इंडिसेस का हाल देख लेते हैं, किस तरह से वहाँ पर कामकाज होते हुए मिल रहा है इस समय। तो देखिए, डाउ तो कल बंद हुआ करीब 0.25% गिर के, लेकिन शंघाई हैंगसेंग आधा से 1%, 1.5% ऊपर हैं। निकाई और कोस्पी लगभग फ्लैट नेगेटिव चल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में जो शेयर हैं उनमें केनार कंस्ट्रक्शन करीब 10%, शैले करीब 10%, धानी करीब 9%, सिक्वेंट साइंटिफिक और बानको इंडिया ये करीब 5.5% ऊपर हैं। टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं उनकी भी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। तो टॉप लूजिंग साइड पर जो काउंटर हैं वो हैं बोरोसिल रिन्यूएबल करीब 2.25%, मॉस्चिप 2.25%, ब्रिटानिया 2.25%, फ्लोरोकेम करीब 2%, एनएचपीसी करीब 2%। तो ये कुछ एक काउंटर जो कि आज भी बढ़े हुए मार्केट में थोड़ा प्रेशराइज हैं। लेकिन देखिए, मार्केट में जो मोमेंटम बन रहा है वो वैसे तो फाइनेंशियल खबरों से बनता है, लेकिन कई बार राजनीतिक खबरें भी इस तरह की होती हैं कि केवल बधाइयों से ही काम हो जाता है। और बधाई दी कल डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। और मोदी जी का कल जन्मदिन था, तो उस वजह से जो एक बधाई मिली उसका एक इम्पैक्ट है। वो ये है कि फ़ोन पर जो बधाई दी उसमें पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताया। ये बहुत मतलब जो वापसी हुई है ना शब्दों की, वो मार्केट की वापसी के लिए बहुत है। रचित भाई ये बताएं, दोस्तों की वापसी तो हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, भले ही स्लो पेस पर हो रही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि हमारी साइड से मोदी जी ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को, मैं पहले भी बोल चुका था, उन्होंने पर्सनली कभी कुछ गलत नहीं बोला था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी को पर्सनली कुछ नहीं बोला था। वो इंडिया के खिलाफ थे, वो मोदी जी के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने ये कहा था जी मैं रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने एक गेट ओपन रखा था कि जब मुझे भारत को कुछ बोलना है मैं भारत को बोल लूँगा, समझ मोदी जी को ही आएगा। लेकिन आज मैं अगर मोदी जी की तारीफ करूँगा तो भारत की तारीफ खुद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और अगर ट्रेड डील में कल को कुछ नहीं हुआ तो फिर भारत के नाम ले लेके मैं कुछ करूँगा। लेकिन अब ट्रेड डील भी पर भी बातचीत काफ़ी अपडेटेड है, वहाँ पे भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो दोनों की बधाइयाँ हैं, इनसे कौन से शेयर चलेंगे? सर एक छोटा सा अपडेट तो ये कि रात को 12 बजे विश किया था। आजकल क्या है, हमारे अंग्रेजी सिस्टम ज्यादा फॉलो होने लग गया। बर्थडे आज है, कल रात हाँ को हाँ, 12 वो बजे के सॉरी, टाइम से हाँ विश 12 किया था। बजे कल विश किया था, बिल्कुल। मतलब हम लोग इस एज में पहुंच गए कि हम लोग अब ये सिस्टम फॉलो नहीं करते, बचपन में फॉलो करते थे। बट ये लोग इस उम्र में पहुंच के ये सब फॉलो कर रहे हैं अभी। इनका हाँ लेवल अलग चल रहा है। तो सर देखिए, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो वो सारे के सारे और मेजर परफॉर्मेंस आपको जो देखने को मिलेगा, वो मैं समझता हूँ टेक्सटाइल में देखने को मिलेगा, गारमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पे भी आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और एक परफॉर्मेंस कर रहा है आईटी सेक्टर, उसका परफॉर्मेंस आपको और बढ़ते हुए दिखेगा। एक जो कंस्ट्रेन है ना कि आईटी में कभी भी डेंट आ सकता है, क्योंकि सर पिछले ही हफ्ते एक उन्होंने हायर करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या है कि वो आईटी सेक्टर को और आईटी सेक्टर के बिजनेस को गवर्न करने की कोशिश करेंगे। तो वो भी एक दूसरे साइड बात चल रही है।
तो अगर मोदी जी और ट्रम्प साहब के बीच में सारी बातें सही तरीके से हो जाती हैं, तो जो हमने लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस देखा है टेक्सटाइल में, जेम्स एंड ज्वेलरी के कुछ कुछ स्टॉक्स में, और एक ओवरहैंग, एक डर जो आईटी में था, और कुछ कुछ ऑटो इंसिलरी और ऑटो के स्टॉक्स, यही वो सेक्टर्स हैं जो आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। एक अगर वो रशिया से हमारे क्रूड ऑयल की बाइंग को लेके जो बातें हैं उसको भी अगर क्योंकि सर कल की ना एक मैं बताना भूल गया आपको कि कल के उनके ट्वीट को मैं पढ़ रहा था, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि मोदी जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड विल बी अ हेल्पिंग हैंड इन द सीज फायर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। अब ये किस तरीके से पढ़ा जाए, इसको भी एक बार पढ़ना होगा, क्योंकि क्या ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध में मोदी जी वो साथ करके और वो करना चाह रहे हैं, या सॉफ्टन हो जाएंगे कॉर्नर। अगर सॉफ्टन हो जाते हैं कॉर्नर, तो हमारे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक ओवरहैंग था वो आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। तो एज एंड व्हेन सिचुएशन चेंजेस उसमें हम देखेंगे। बट हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप मेरे को बोलेंगे ना, तो वो हमारे जो गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बहुत परेशान थे, बहुत अंडर परफॉर्मेंस भी किया है उन्होंने निफ्टी का, बहुत नीचे भी गए हैं। अब उनका टाइम आपको वापस आता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो मोदी जी के जन्मदिन की बधाइयाँ हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि रचित भाई ने बताया भी कि ये कुछ एक शेयर्स जो हैं इनमें मूवमेंट भी आने लगा है। एक ट्रेड अपडेट भी मैं दे देता हूँ। ट्रेड अपडेट में दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत तो चल ही रही थी, लेकिन इसमें एक और अपडेट ये है कि अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अनऑफिशियल साइट से या ऑफिशियल साइट से, कि दोनों देश जल्द ही एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, होने को ये एग्रीमेंट होने वाला है, ऐसी खबरें बहुत बार आई। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत बार बोला पीछे। लेकिन अब की बार ये जो खबरें आ रही हैं दोनों साइड से आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ हफ्तों में लेकिन छठे राउंड की बातचीत होगी। ये केवल एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा। ट्रेड डील जो होगी पूरी तरह से, वो काफ़ी सारी बातचीत होंगी, एक एक सेक्टर को लेकर सारी चीज़ों का लेखा जोखा होगा। उसके बाद छठे राउंड की बातचीत जो है वो चलेगी। फिर हो सकता है सातवें राउंड की भी चले। तो एक ट्रेड डील होने में टाइम लग सकता है, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट शायद जल्दी हो जाएगा। रचित भाई, ट्रेड एग्रीमेंट को ही मार्केट शायद अच्छे से रेस्पेक्ट दे लेगा, या ट्रेड डील का ही इंतजार करेगा? सर देखिए, अगर जनरल मार्केट की हम बात करें ना, तो ट्रेड डील से ही आपको एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल जाएगा। बट जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जो थोड़े से ऐसे सतर्क रह के बोले नहीं भाई साहब कुछ पता नहीं है इन लोग का, कब किस करवट ये बुड़क जाएंगे, अपने तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, प्रॉपर टैक्स वैक्स का पता लग जाए उसके बाद। तो वो कुछ एक आपको जो है ना, एक बैकलॉग में बाइंग रहेगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बाइंग होती है वो आपको थोड़ी सी, जो ट्रेडर है वो तो जरूर ट्रेड डील पे होते ही आपको एक एम्पलीफाइड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। बट एक जो इन्वेस्टर की ठोस बाइंग है वो थोड़ी सी वेट कर सकती है, क्योंकि सर बहुत हो गया। मतलब आप ये देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से इतना झेल चुके हैं ना, कि अब अगर ट्रम्प साहब की तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आता है ना, तो अलग ही लेवल की फीलिंग, और आई एम प्रीटी श्योर आपके भी और बहुत सारे दर्शकों के दिमाग में भी आता होगा, कहाँ फंस गए, क्या साल चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्लैरिटी चाहिए, अब पूरी तरीके से एक रीजनेबल मूवमेंट चाहिए, उसके बाद ही अगर कुछ करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन रचित भाई, ये जो टेक्सटाइल शेयर्स हैं ना, इनमें बाइंग आनी शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल वेल्सपन इंडिया 150 रुपये अमूमन चलता था, 110 आ गया था टूट कर, अब 125 से 30 की रेंज में आ गया। दैट मीन्स की रिकवरी तो है। इसी तरह से मैं देख रहा था कि ट्राइडेंट हो गए, गोकेक्स हो गया, गोकुलदास एक्सपोर्ट, अरविंद लिमिटेड हो गया, मदरसन हो गया, भारत फोर्ज हो गया। ये लिस्ट है जिनकी कि अमेरिका में एक्सपोजर है कुछ एक कंपनीज का, और उन शेयरों में अब रिकवरी आ रही है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन भी पूछा था एक दो फंड मैनेजर से कि वो टाइम खरीदने का था जब ये 110 आए थे। वेल्सपन लिविंग का एक बार काउंट का चार्ट दिखा दीजिए। वेल्सपन लिविंग 110 रुपये तक आ गया था, और अब ये 100 देखिए आज 28 रुपये 30-32 रुपये का लग गया। 140 रुपये से सेल हो रहा था ये काउंटर, ट्रेड डील ना होने की वजह से। और रचित भाई, ये रैली मिस हो गई क्या 110 वाली, या 128 में भी बैठ जाए? मतलब इस ट्रेन में अभी और आगे जाएगी ये? नहीं देखिए सर, ये अगर आप रैली की बात करते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी मिस नहीं हुई है। और जिस तरीके से ये स्टॉक्स अभी मूव कर रहे हैं ना, अभी इन्होंने मूवमेंट चालू भी नहीं किया है।
और मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए वेल्सपन को अगर आप इसी साल देखेंगे ना, तो ये 200 प्लस लेवल पे ट्रेड हो रहा था। अभी हम्म। आपने 110 रुपए, 112 रुपए के डाउन साइड से 128 रुपए देखा है, ठीक है, पॉइंट टेकन। और हम खुद बोलते हैं कि देर इज नो पॉइंट कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। अगर वो रिवर्सल दिखाता है तो 2 रुपए ऊपर खरीदना ज्यादा बेटर है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा, डोंट यू थिंक रैली मिस आउट हो गई है। और अभी आप जैसे ये डील होगी ना, आपको ये और मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको बहुत कंफर्टेबली ये 224 रुपए से 248 रुपए का भी लेवल दिखाएगा। तो डोंट यू थिंक, मतलब दर्शक बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपकी रैली मिस हो गई है। अगर आपने कंफर्ट के लिए पोजीशन रोक के रखी थी, तो डेफिनेटली दिस विल बी द राइट टाइम टू बाय इनटू द पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है सर। ट्राइडेंट पर एक हमारे दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं, सुभज्योत राय जी। सर आज इस पे ना हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक एक्सरे में पहले ही डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ कि स्टॉक एक्सरे आज ट्राइडेंट पर होगा, और वो इसीलिए होगा क्योंकि अब हम उन्हीं काउंटर्स को ट्रैक कर रहे हैं जो कि यूएस एक्सपोजर से बने हुए हैं। यूएस एक्सपोजर जिनमें ज़्यादा है। कल हमने मिर्जा इंटरनेशनल की बात की थी, काउंटर में कल ही करीब 15% का मूव रहा, आज भी करीब ये काउंटर 10% ऊपर है, तो 2 दिन में करीब 25-30% चल गया है। रचित भाई जरा मिर्जा इंटरनेशनल, जरा पीसीआर टीम मिर्जा इंटरनेशनल लगा दीजिए। मिर्जा इंटरनेशनल इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो करीब 85% रेवेन्यू जो होता है वो एक्सपोर्ट से आता है, बाकी 15% रेवेन्यू डोमेस्टिक है। और उस 85% का भी 75% केवल और केवल यूएस और यूके से आता है, और उस 85% का 69% यूके से आता है और 6% यूएस से आता है। यूएस में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट एक्सपोजर कुल मिलाकर 75% यूएस प्लस यूके से इनके टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग का आता है। दैट मीन्स कि 85% का 75%, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि टोटल रेवेन्यू का 60 to 65% रेवेन्यू केवल यूएस और यूके से आता है। ये काउंटर चल चुका है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 दिन में नहीं चला है। अगर आप इसका 5 डे चार्ट उठाकर देखें, एक बार 5 डे चार्ट देखें, देखिए अब ये काउंटर 16 सितंबर कल तक ये काउंटर 33 रुपये था, आज ये 42 रुपये है, 9 रुपये चला, करीब 30% ऊपर हो गया केवल 1 से 2 ट्रेडिंग सत्र में। रचित भाई अब जैसे ये चल गया, इसमें रैली मिस हुई है या इसको देख के कुछ सीख लेनी चाहिए कि बाकी शेयर भी इसी तरह से चलेंगे? देखिए दोनों बातें मैं कहूंगा विवेक सर, यही आपकी ना एक बात है जो हमेशा बहुत कंफर्ट देती है। आपने अपने सवाल में ही ना जवाब दे दिया। क्या इसमें रैली मिस हो गई? बहुत हद तक हाँ। फॉर शॉर्ट टर्म डेफिनेटली वी हैव मिस द रैली। क्या इसको देख के हमें ये समझना चाहिए कि और भी स्टॉक्स ऐसे मूव कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको मैं जो अपन वेल्सपन की बात कर रहे थे तब भी यही बात कहना चाह रहा था कि उसमें एक अच्छा अपसाइड है। हम्म। डेफिनेटली आपको और भी स्टॉक्स में ऐसा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिर्जा इंटरनेशनल और नहीं चलेगा, बट सर हम्म। एकदम से इतना सडन स्पाइक आता है ना, तो रिस्क हम्म। रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेके चला जाता है। उस पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो मिर्जा इंटरनेशनल पे आपको ये जरूर है कि लोअर लेवल पे ले रखा है, तो मैं कहूंगा इन लेवल्स पे आप अपना 50% प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं अगर आपकी ट्रेडिंग बेटर तो। फ्रेश एंट्री नहीं, यहाँ पे अब लेने की हिम्मत नहीं है। इवन इफ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा पुल ऑफ करें, कहीं 36 रुपए के आसपास आपको मिले तो हम वहां से री एंट्री करेंगे। यहाँ पे अभी एडवाइजेबल नहीं लगता। तो इसने अच्छा मूवमेंट किया है, बाकी भी स्टॉक्स ऐसा मूवमेंट करेंगे। फॉर द टाइम भी इससे रैली मिस हो गई। ठीक है, तो ये काउंटर तो 2 ही हुए रचित भाई जिन पे बात हुई है, कुछ 1-2 आप भी बताओ। एक दो मैं भी बता दूं आपको। देखिए वेल्सपन लिविंग की बात थी, मिर्जा इंटरनेशनल की बात हो गई, फिर चलिए मैं आपको सुबह कुछ तो क्लूज दे देता हूं जो मैंने केपीआर। गोकुलदास जी एक्सपोर्ट हो गया, अरविंद लिमिटेड हो गया, हाँ, मदरसन सुमी हो गया, भारत फोर्ज हो गया, मतलब ये मदरसन लिस्ट दे सुमी। रहा हूं मैं, आप पिक कोई भी करें, मैं तो केवल नहीं बात कर लूंगा उन पर। नहीं, मदरसन सुमी को सर आप उतना डायरेक्टली अभी मत लीजिएगा, क्योंकि मदरसन सुमी में भी ना लेटली मूवमेंट बहुत ज्यादा आया है। गोकिक्स पे जरूर हम देख सकते हैं जिस तरीके से ये चल रहा है। अभी आपको अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। 824 लेवल्स पे चल रहा है, और इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 869 लेवल्स पे। 869 लेवल्स को जैसे ये ब्रीच करेगा, फिर कंफर्टेबली आपको 940 और उसके बाद 1020 तक के 1040 तक के लेवल्स दे सकता है।
तो गोकुल दास को यहाँ पे भी और लोअर लेवल पे भी आप पोजीशन बनाते हुए दिख सकते हैं। और अभी मैं कहूंगा कि मदरसन सूमी से थोड़ा सा हम दूर रहेंगे, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि द स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव्ड। आप देखें रिसेंट टाइम्स में ना, जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है, अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आपको आता हुआ दिख सकता है। दो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता हुआ एक स्टॉक है, मगर हाँ एक सेंटिमेंटल चेंज जरूर आपको देखने को मिल सकता है, और वो कहीं ना कहीं हमें अंडरटोन में दिख भी रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। अभी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं क्या करूं। आपने मदरसन का टाइम जैसे ही नाम लिया, मैं टेक्सटाइल में ढूंढने के बजाय ऑटो एंसिलरी भी और ऑटो में चला गया। सर टाटा मोटर्स आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए मैं ये हम्म। चीज कहूंगा कि अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो बने रहें। अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक अलग अप्रोच देता हूं इसमें। यहाँ पे ना बनाए, इसको एक बार 738 रुपए, यहां से 20 रुपए ऊपर बंद होने दें। जिस दिन ये हम्म। 738 रुपए पे बंद हो गया, उसके बाद हम्म। इसमें एक ऐसा ब्रेकआउट आएगा जो हाथ के हाथ 824 रुपए तक इसको ले जाने का दमखम रखता है। वहां पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो बहुत महीनों से ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इस पे भी नजर हम्म। रखिएगा। मेरी समझ से डील होते होते इसमें भी आपको एम्पलीफाइड मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। और शायद एक और अपडेट आया सर इसके लिए, कि 1 अक्टूबर को इनका डीमर्जर की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ जाएंगी। जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल हैं, उन दोनों का भी डीमर्जर आपको होता हुआ 1 अक्टूबर से आगे होता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल। एक और खबर इम्पॉर्टेंट वो है फेड मीटिंग। फेड मीटिंग के अनाउंसमेंट्स कल, माफ़ कीजिएगा, आज आ जाएंगी। आज मुझे कुछ डेट का प्रॉब्लम हो गया रशीद भाई। कल रात जब मैं फेड की मीटिंग के लिए डेटा पॉइंट्स पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था रात 12:30 बजे कि अभी तक फेड के अनाउंसमेंट्स क्यों नहीं आए। 17 तारीख तो आज ही है। और मैंने रात को जब देखा कि 12 बजे के बाद ही डेट चेंज हो गई है, तो आज रात को आएंगे, इनफैक्ट 17 तारीख की रात को फेड के अनाउंसमेंट्स। फेड करीब 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, ऐसा मार्केट एंटीसिपेट किए हुए बैठा है। लेकिन ये जो रेट कट होगा ये 9 महीने के बाद होगा पहली बार। और 96% ट्रेडर यूएस के ये मान रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। और इस साल 75 बेसिस पॉइंट की जो ओवरऑल रेट कट की उम्मीद है। लेकिन ये मार्केट नहीं कह रहा, ये जो 75 बेसिस पॉइंट की बात कह रहे हैं ये अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट साहब कह रहे हैं। रशीद भाई ये बताएं, एक बड़ी जेपी मॉर्गन की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई थी। वो कह रहे थे कि भाई यूएस मार्केट इतना चल गया है, अब रेट कट आएगा तो सेल द न्यूज़ वाला मामला हो सकता है। अगर सेल द न्यूज़ वाला मामला हुआ और या फेड के गवर्नर ने, चेयरमैन ने इस तरह की कुछ गाइडेंस दे दी, या जो वो डॉट प्लॉट्स पे जो वो बताते हैं कि रेट कट अभी इतने और रह गए हैं टाइप, तो अगर जो बेसेंट साहब उन पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि, या डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बनाए हुए हैं कि कम से कम 1% तो करो, 0.25% तो करो, इतना तो ज़रूरी है, तो आपको लग रहा है कि ये 75 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मार्केट को और फ्यूल देगा अगर ऐसी होप आ जाती है? 25 तो डिस्काउंटेड है अब। सर सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आप थोड़े से ऐसे हो रहे हैं कि डेट को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सर आप अकेले नहीं हैं, आई एम अच्छा। इक्वली इन द पार्टी। मैं भी कल ऐसे ही बैठ के देख रहा था, और फिर मैंने देखा यार ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने चैनल लगाया, इधर उधर फोन खोल खाल के देखा, देन आई रियलाइज अच्छा ये तो कल आने वाला है। क्योंकि मैं उसको कैसे कॉन्साइड कर रहा था कि मैं थोड़ा अच्छा स्टडी करके जाऊंगा, कल विवेक सर के साथ शो करूंगा, आधे घंटे नेशनल मार्केट की बातें होंगी, उसके लिए मेरे पास डेटा पॉइंट होना चाहिए। करीबन 12:30 1 बजे आई रियलाइज नो, आई हैव बीन गुफ्ड अप, सोने चलते हैं। तो सर ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है। और ये जो मैं आपको बात बोल रहा था ना शो के स्टार्टिंग में, कि ट्रम्प साहब ने हम लोग की दिमाग की हालतें ऐसी ही कर दी हैं कि हम लोग बहुत सोचने समझने की क्षमता खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे आप बुरा ना माने अपने बारे में, हम सबको एक नहीं छुट्टी की नहीं नहीं जरूरत है, नहीं ट्रेड की हम नहीं, छुट्टी पे देखिए जाए। रचित जी, जो जो मतलब देखिए, आपका अपना ठीक है, आपने भी करा, लेकिन एक होता है ना कि मैं कल रात ये सोचा था मैंने कि 11:30 बजे जनरली रात को फेड के अनाउंसमेंट्स आ जाते हैं। अब मैंने पढ़ने ही बैठा मैं 12 बजे, तो मैंने कहा चलो अब फेड के अनाउंसमेंट आ जाएंगे तो पढ़ लेंगे, 12 बजे सारा उनका कुछ कुछ कमेंट्री भी आ जाएगी। अब 12:30 बज गए, मैं फिर उनकी फेड का टाइम देखने लगा डेट के साथ साथ। मैंने कहा 17 तारीख हो गई, फेड के अनाउंसमेंट्स अभी तक आए नहीं, क्या टाइम इस बार लेट है क्या फेड के अनाउंसमेंट्स का? फिर याद आया कि 17 तो अभी शुरू हुई है और ये अनाउंसमेंट्स तो आज रात को आएंगे, तो हो जाता है कभी कभी। एनीवेज अब बताएं सर, 75 को डिस्काउंट करें या 50 को करें, कितना डिस्काउंट करें?
सर देखिए अभी आप जिस तरीके से पूरी सिचुएशन देखें, जब जॉबलेस डेटा आया था ना, तब ये बातें आ रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आपको देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद उनके जनरल मार्केट की रिटेल सेल्स के फिगर आए, जिसमें आप देखें कहीं ना कहीं एक ऐसा जुझारूपन देखने को मिला कंज्यूमर्स का, कि कंज्यूमर्स आर रेडी, प्रेजेंट एंड दे आर गुड टू कंज्यूम। उस बात को लेके 25 बेसिस पॉइंट के कट पे आके सारी बातें रुक गई, और मेजोरिटी लोग वही मान के चल रहे हैं। 25 बेसिस पॉइंट कट ही है वो जो हम उम्मीद कर रहे हैं। ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो वो डॉट पॉइंट्स देंगे या कमेंट्री उनकी किस तरीके से आती है, इस पे हमें थोड़ा सा और ज्यादा एम्फेसिस लेकर के चलना होगा कि वो आगे आने वाले समय पे किस तरीके से चीजें आते हुए देख रहे हैं। मगर सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पिछले आप मान लीजिए करीबन 3 क्वार्टर से जिस तरीके से हमने एक रिएक्शन देखा है ना फेडरल पॉलिसी में, या उससे थोड़ा सा और टाइम आप ले लीजिए, एक नी जर्क रिएक्शन आता है इधर साइड कि ये हो गया, ये ऐसे हो गया। 1-2 दिन गुजर जाता है, उसके बाद मार्केट वापस से अपनी ट्रैजेक्टरी जो है वो चलाने लग जाता है। तो मेरे को नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज्यादा आपको एक डायरेक्शनल चेंज आता हुआ दिखेगा। और ये बात सही है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाली जो बात है वो अपनी जगह है ही। बट मैं समझता हूँ कि 25 बेसिस पॉइंट कटाएगा, और क्या यूएस मार्केट अभी इतना जल्दी विचलित होगा? नहीं, उसके पीछे का कारण है सर, जब तक ये आपका इमर्जिंग मार्केट्स के साथ पूरी की पूरी डील्स क्लियर नहीं हो जाती है, एफआईएस को भी थोड़ा सा फंड बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। दो, डॉलर इंडेक्स की वीकनेस अगर आप देखें, तो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस थोड़ा सा फंड मोबिलाइज करने के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स में आने के लिए फेवरेबल पोजीशन हो जाती है। और उसके लिए आप ये भी मान सकते हैं कि यूएस मार्केट में आपको थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिले। बट इट इज टू अर्ली टू से। अभी मैं समझता हूँ यूएस मार्केट आपका मेंटेन करना चाहिए, यहां से कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है कि क्रैश होगा। पिछले 2 दिन से यूएस मार्केट को देखेंगे तो थोड़ा सा स्टैग्नेंट मूवमेंट कर रहा है, एक बड़े इवेंट के पहले नॉर्मल बात है। बट क्या 25 बेसिस पॉइंट या कमेंट्री से उनका डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं सर, इट विल बी टू अर्ली टू से। और फिर हमें यहाँ भी देखना होगा कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से अब आने वाले समय में जब पॉलिसी आती है, तो सारी चीजें होती हुई दिखती हैं। क्योंकि अभी हमारे जो बैंक्स हैं, और स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक, और इनको आप देखेंगे एक अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के बावजूद में रहा है। शायद वो भी कुछ ना कुछ हमारे आरबीआई गवर्नर्स की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसका हमें एक वे आगे आते हुए जरूर देखने को मिल सकता है इनकी कमेंट्री और इनके रेट कट से। तो उस चीज के लिए अगर हम स्टडी करेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियरी। यूएस मार्केट का डायरेक्शन चेंज अभी नहीं होता वाला है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। रचित भाई, कई बार ऐसा होता है कि जो खबरें होती हैं, जब मार्केट का सेंटीमेंट वीक होता है ना, तो उस समय खबरें आती हैं और चली जाती हैं। वो इम्पैक्ट होता भी है, तो कुछ खबरों का तो 2-4-5% काउंटर चल जाता है, लेकिन वो फुस होने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। लोग सुबह घुसते हैं, शाम तक निकल लेते हैं, कहते हैं खबर का जी प्रणाम हो गया, हमारे लिए खबर आज ही थी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रक्चरली उनको चेंज करती हैं, और वो खबरें फुस हो जाती हैं। लेकिन जब भी मार्केट का सेंटीमेंट ठीक होता है, वो खबरें दोबारा अपना इम्पैक्ट डालना शुरू करती हैं। ऐसी एक खबर आई थी पीछे, जब नितिन गडकरी साहब का बयान आया था कि भाई आइसोब्यूटीन को डालेंगे उसमें, डीजल में मिक्स करेंगे, इथेनॉल से कामयाब हो नहीं रहा है। तो उसमें 2-3 कंपनीज पर हमने बात की थी, आज से करीब 4-5 दिन पुरानी बात है। उसमें एक हमने बात की थी दीपक फर्टिलाइज़र, एक बात की थी जीएनएफसी, एक की थी आंध्रा पेट्रो, और एक की थी किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। दीपक फर्टिलाइज़र, जीएनएफसी और आंध्रा पेट्रो, ये तीनों तो आइसोब्यूटीन बनाती हैं, और जो किर्लोस्कर इंजीनियरिंग है, ये कंपनी इंजन बनाती है। अब देखिए, सबसे पहले चला इनमें आंध्रा पेट्रो, वो उसी दिन चला, क्योंकि वो 50 रुपये का शेयर था, लोगों ने खरीद के उसका काम कर लिया। बाकी 3 को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत वीक था, और ये 900 और 1500 रुपये की रेंज के शेयर थे। अभी भी देखिए 58 रुपये आ गया है। ये उस दिन 51 रुपये था जब ये खबर आई थी। तो अभी भी ये मतलब उसी दिन 56-57 हो गया था, 58 अब हुआ है धीरे धीरे करके। लेकिन ये 3 काउंटर आज देखो, दीपक फर्टिलाइजर में एक अच्छा मूव है, करीब 3% ऊपर है। किर्लोस्कर इंजन में कल मूव था, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग वाले में, लेकिन आज भी 1.25% ऊपर है। अब आप ये बताएं कि सर ये 3-4 शेयरों में या इस स्टोरी पर कुछ करना चाहिए? सर एक ना मेरे अंदर डर है, और डर किस बात का है मुझे पता नहीं क्यों, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप होती हुई दिख रही है ना। एक तो सर अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी ये लोग पहुंच गए थे, जो ऑटो एंथुजियास्ट है वो पहुंच गए थे कि ये एथनॉल ब्लेंडिंग जो हो रही है ना, इससे हमारे व्हीकल्स खराब हो रहे हैं, पुराने व्हीकल्स। और उस पे कहीं ना कहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो ऑर्डर पास कर दिया इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, बट क्या ये बात यहाँ शांत हो गई? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सर अभी इसमें थोड़ा सा ना ब्रूइंग और बाकी है। और गवर्नमेंट क्या उस ब्रूइंग को इग्नोर करके अपने डीजल ब्लेंडिंग के ऊपर आगे बढ़ेगी? एट द वेरी फेसेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। शायद वो भी वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं इस अनाउंसमेंट के बाद कि हम ये चीजें करेंगे, उसके बाद क्या लोगों का रिएक्शन आता है। तो उस पर्टिकुलर न्यूज को ना हमें क्लोजली स्टडी करना होगा कि आपको डायरेक्शनल चेंज अगर उस न्यूज पे आता हुआ दिखे ना, तो हम ये पोजीशन सारी की सारी जो अभी बिल्डअप करेंगे ये स्क्वायर अप कर देंगे। ये मैं आपको पहले से एक चीज बता रहा हूँ, मुझे इस चीज का डर है। अब सर हम सबसे पहले ले लेते हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन। ये 942 पे अभी चल रहा है। और आप देखें सर अभी इसने अप्रैल में लोअर लेवल्स पे ट्रेड किया था 760, और उसके बाद अब ये यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। फॉर द टाइम भी मैं समझता हूँ 942 पे है। 1015 1020 पे ना इसका मूवमेंट एक बार कैप होगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा टाइम मतलब आप ये मान लीजिए करीबन 1 से 1.5 महीना लग सकता है 1020 के लेवल्स को क्रॉस करने के लिए। तो जिन्होंने इस न्यूज पे या पहले भी लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई थी और शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लेवल्स था 1020 पे आए, आप अपना प्रॉफिट बुक करें। जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उनको इस स्टोरी के अलावा भी इस कंपनी की स्टोरीज पे भी, क्योंकि सर इनके इंजन की सेल्स है और सब कुछ है, और आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, वो आपको 1250 रुपए तक लेके जा सकता है। जो फ्रेश पोजीशन के लिए ढूंढ रहे हैं उनको मैं बोलूंगा अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव रिएक्शन, कोई भी नेगेटिव न्यूज इस स्टॉक को हाथ के हाथ ड्रैग डाउन करेगी। और 834 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 834 से 754 तक के लेवल्स के बीच में जहां आपको मिले, स्टैगर्ड मैनर में अपने कंफर्ट के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर की अगर हम नजर डालें, देखिए सर दीपक फर्टिलाइजर को भी आप बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। तो इसने भी मई के बाद एक मूवमेंट किया था जिसमें इसने नया 52 वीक हाई भी बनाया था। अभी जिस तरीके से चल रहा है ये न्यूज अगर आती भी है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 1540 1520 1540 लेवल्स पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो इतनी जल्दी ये पार नहीं करने वाला। उसको पार करने के बाद ये आपको 1800 रुपए के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई थी और शॉर्ट ड्यूरेशन, वो 15 20 40 लेवल्स पे जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अभी एग्रेसिव स्टांस नहीं दिख रहा। आंध्रा पेट्रो की हम बात करें, 58 रुपए चल रहा है। ये टर्न अराउंड अभी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। मैं समझ रहा हूँ जिस रेंज में ये चल रहा है उस रेंज में भी आपको और टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है। फॉर द टाइम बीन 58 लेवल से 48 49 के लेवल्स पे ये ट्रेड करेगा। इसमें मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा 1 1.5 महीना 2 महीने बाद, जब भी ये पर्टिकुलर स्टॉक 65 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। अभी कोई मैजिक नहीं होने वाला है। खरीदना है लोअर लेवल्स का वेट करेंगे, और 65 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद आप इसमें पोजीशन बनाइएगा। क्योंकि उसके बाद इसमें आएगा बहुत ही उम्दा मूवमेंट जो कि पहले इसको दिखाएगा 86, और 86 के ऊपर मेंटेन करने के बाद ये 112 रुपए तक भी जाने का दमखम रखता है, बट नॉट राइट नाउ। और इन तीनों स्टॉक्स के लिए मैं वापस से रिआइटरेट करूंगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोकस रखिएगा। ये एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टोरी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी तक खत्म हुई नहीं है। आवाजें धीरे धीरे बन रही हैं। कब उठेंगी, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या एक्शन होता है, उसको क्लोजली वॉच करिएगा। ठीक है। तो ये कुछ एक शेयर्स जिन पर कि हमारे रचित जी ने पूरा एनालिसिस डीपली दे दिया है। लेकिन अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के हेड और रचित जी के बेहद ख़ास मित्र, हमारे भी ख़ास मित्र प्रदीप हलदर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई क्या हाल हैं? ऑल गुड सर। थैंक यू फॉर अगेन हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड मॉर्निंग आपको, रचित जी को एंड सारे व्यूअर्स को। ठीक है। रचित जी पहले ये बताएं, ये आप कोलकाता में ही हैं अभी या आ गए जयपुर वापस? सर नहीं पहले सर, मैं कॉल देना मैं कैलकाटा चाहूंगा। सर हाँ पहले मैं कॉल देना हाँ। चाहूंगा। अच्छा अच्छा, देखिए बताइए कंपनी का बताइए। नाम है बेल राइस इंडस्ट्री। अभी हमने ओके। रिसेंटली बस इस कॉल को जनरेट किया है 151 से ही। तो मुझे लगता है कि बेल राइस में एक ब्रेकआउट आया है, और करंट जो उनसे बाय करने का सलाह रहेगा 154 का रहेगा पहला टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 158। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने लास्ट 1 1.5 महीना पहले हमारे क्लाइंटों को भी कॉल दिया था लंबा टाइम फ्रेम के लिए। 150 एंड 185 मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। 2 4 दिन का व्यू से डिलीवरी में लेना है 154 एंड 158 का टारगेट, और आपको 144 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है।
थोड़ा स्टॉप लॉस दूर है, लेकिन मैं कभी कभी करता हूँ कुछ कुछ स्टॉक्स में, अगर अच्छा लगता है थोड़ा मैं स्टॉप लॉस को दूर रखता हूँ, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्यू है शॉर्ट टर्म का 4-5 दिन का, वो होने के बाद मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे पास नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड, लेकिन क्लाइंटों के पास हो सकता है। और शो स्टार्ट करने से ही सर बताऊं, स्टार्ट करने से पहले ही बताऊंगा, हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक को लेके मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक नहीं है। अगर कुछ भी स्टॉक्स में मुझे डिस्क्लेमर देना है तो मैं इंस्टेंट आपको बता दूंगा। जी सर। ठीक है, 154 और 158 बताया आपने। हाँ जी। सर 152 चल रहा है थोड़ा, मतलब 158 पे फोकस करें क्या, या 154 बड़ा छोटा टारगेट नहीं हो गया? वैसे तो 1-2% का हाँ हाँ, ट्रेडिंग रेंज। 158 पे भी फोकस रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जिस तरीके से बेस बन रहा है 158 मुझे लगता है कि कमिंग सून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस वगैरह रखना है क्या प्रदीप भाई? 144 के आसपास मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा लंबा हो अरे रहा है सर, स्टॉक के लिए, ये कोई लेकिन लंबा नहीं हो रहा 144 में मुझे ज्यादा? मेंटेन करके जाना। प्रदीप भाई हाँ ज्यादा सर, लंबा नहीं हो व्यू रहा ये? इसमें दोनों है। सर व्यू इसमें दोनों है, शॉर्ट टर्म व्यू हाँ। 4-5 दिन का है 154 158, 150 रुपये का स्टॉप, 10 रुपये का स्टॉप लॉस। लेकिन सेकंड व्यू इसमें 185 का है, सो 185 का जो टारगेट है मेरा, उसमें भी सेम स्टॉप लॉस है 144 का। तो क्योंकि अच्छा 2-4 दिन का व्यू है इसमें 158 एंड लंबा टारगेट है इसमें 185, लेकिन व्यू सेम होने के कारण स्टॉप लॉस भी सेम है मेरा। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 158 का एक टारगेट तो फिलहाल लेकर चलो आप ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से। फिर देखते हैं, अभी प्रदीप भाई हैं और एक बार डिस्कस कर लेंगे काउंटर को। प्रदीप भाई, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा अगर मैं भूल भी जाऊं शो में क्वेश्चन लेते लेते दर्शकों के, तो आप थोड़ा मुझे याद दिला दीजिएगा कि एक बार जरूर डिस्कस करेंगे और इस काउंटर को। आगे बढ़ते हैं, और एक खबर जो कि एक काउंटर सर पर एक इम्पैक्ट सवाल डाल। रह गया था आपका। हाँ एक जी, हाँ एक जी। आई एम सो सॉरी, बीच में बोलूंगा अरे आपको। हाँ, वो आपने मेरे से कोलकाता पूछा वाला। सर मैं कलकत्ता हूँ या जयपुर हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सर हम क्या है, छोटे गांव से आते हैं सर। हमारा अच्छा, ना शहर जयपुर भी बहुत गांव छोटा हो है। गया अब? महाराज, हाँ नहीं आप सर। आप खुद तो पिटोगे, मुझे भी पिटवाओगे। जयपुर वाले मुझे मारेंगे यार, एक कैपिटल है। रचित भाई, अब जयपुर को गांव मत बोलो। गुरुजी, अरे आपने उस दिन गुरुग्राम को गांव बोल दिया, मुझे इतने मैसेज आए, कहते हैं भाई साहब नाम से ग्राम है, लेकिन आप आके देख लो जरा क्या स्थिति है। अब आप जयपुर नहीं वालों से मुझे नहीं पिटवाओगे। सर कलकत्ते के कंपैरिजन में मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हमारे अच्छा। शहर में क्या है, जब भी बड़े लोगों से मिलना होता है ना, तो जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी से मिलना है तो दिल्ली जाके आप 10-15 दिन बैठते हो। अगर दर्शन हो जाते हैं तो ठीक है, वरना वापस आ जाते हो। तो सर मेरे हाँ साथ भी ना इस बार कलकत्ता में यही हुआ। मैं मिलने गया था इनसे, बट इनके पास समय नहीं था। तो अब मुझे लगा कि ठीक है, वापस भी जाना है सर, दिहाड़ी मजदूर आदमी हूँ मैं, काम धंधा कैसे छोड़ूं। मैंने कहा भैया परिवार पालना है, भाई साहब से बाद में मिल लेंगे। तो सर मैं वापस आ गया, बट मिल नहीं पाया सर। अब मैं क्या करूं इनका, और इन रियल टर्म सर, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, दिस मैन इज सो बिजी। आप इनको देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी इनको फोन करेगा नहीं, मैं एक मिनट, ही टेक्स अप कॉल। ऐसी बात नहीं, फोन कॉल कभी इग्नोर करेंगे। अब बहुत, मैं एक मीटिंग में हूँ, आदमी कॉल बैक। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो देखो ये बिजी देखो, थे। और रचित जी, प्रदीप जी, ये जो प्यार से कमेंट मार रहे हैं ना धीरे धीरे, ये दोस्तों में जो कमेंट होते हैं, हाँ मैं घर आया था, आप बिजी थे, आप मिल नहीं पाए थे, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तो वो उसमें वो जो प्यार का गुस्सा होता है वो निकाल रहे हैं। अब प्रदीप जी, अब आपको देखना है इनको कि कैसे भाई नहीं इनको देखिए, कंसोल क्या करना है। हुआ था, मतलब मुझे बहुत ही मतलब वो दर्द महसूस हुआ कि मैं रचित सर के साथ मीटिंग हो नहीं पाया। लेकिन थोड़ा घर में भी इशू हो गया था और इतना शेड्यूल बिजी है, तो जिस दिन उनसे मैं मिलने जा रहा था तो कुछ इश्यूज के कारण उस दिन मैं, लेकिन सेकेंड दिन मैंने बोला, उसके बाद फिर से मैंने उनको बताया, तो वो मीटिंग किया नहीं है। मैं तो उनको अप्रोच किया था कि मैं आज आ जाऊं क्या आपके लोकेशन पे, उन्होंने बताया मैं तो आज चले जा रहा हूँ। लेकिन मुझे पहले ऐसा बोला गया था, मैं तो हूँ दिवाली तक यहाँ पे हूँ, दुर्गा पूजा तक, ऐसा कुछ उन्होंने बताया हाँ, था। मुझे भी तो ऐसा वही है, याद है कोई कि बात नहीं। लास्ट टाइम इन्होंने बोला था कि 10-15 दिन के लिए हूं, लेकिन शायद इनका पहले दिन दिल टूट गया, इसलिए फिर इनका मन नहीं लगा। सर कलकत्ता इतना वेलकमिंग नहीं लगा मुझे इस बार, तो मैंने कहा चलो अपने गांव वापस चलते हैं। आप नहीं गांव सर, गांव मिलेंगे बोलते। मिलेंगे सर मिलेंगे, जयपुर में ही बस रहते हो सर या विवेक सर, मैं तो राजस्थान के मतलब किसी डरा गांव हुआ में रहता रहते हो? हूँ। पक्का बता दो। रचित भाई, आप जयपुर ही रहते हो ना?
हाँ सर, जयपुर ही रहता हूँ, बट मैं एक दरखास्त करूंगा, इनका दिल्ली आना हो तो एक बार अपडेट कर दें, मैं दर्शन करने दिल्ली आ जाऊंगा। मेरे को लगता है मिड पॉइंट पे ही मिल पाएंगे हम लोग, कहीं कलकत्ता और जयपुर मिलना आज होने वाला आप है नहीं। आप आप एक काम करो, दिल्ली नोएडा आ जाओ, मैं आपका मिलन करा देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी हैं दिल्ली नोएडा हैं? नहीं, आप आ जाओ, इनको तो बुला लेंगे फिर। अरे सर, ऐसे आते हैं क्या ये कलकत्ते के कलकत्ते में नहीं आते, कलकत्ता से दिल्ली आएंगे? नहीं नहीं सर, फिर वहां बैठ के फिर वापस आना पड़े खाली हाथ नहीं। ये जब आ जाएंगे ना, तो मैं आ जाऊंगा सर, हाँ 250 किलोमीटर ये यूं पकड़ के आ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, सर इस बीच बिल्कुल एक बताइए। ब्रेकआउट आया है, पहले प्रदीप मैं भाई नाम कुछ बता बोल देता रहे हूँ। हैं। देखिए क्या हुआ, कंपनी बेल का नाम राइस? है जे बी एम ऑटो लिमिटेड। जे बी एम अच्छा, ऑटो जेबीएम लिमिटेड ऑटो। एक करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 751 752 के अराउंड चल रहा है। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 735 में। और जो मेरा जेबीएम पहला ऑटो, हाँ टारगेट जी। रहेगा 764 का, और सेवन टारगेट मेरा रहेगा 778 का। हाँ, पहला टारगेट रहेगा 768 एंड 775 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार आपको बाय करके जाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 735 के अराउंड आपको मेंटेन करके जाना है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, 2-4 दिन पहले भी हमने कॉल दिया था, पहला टारगेट अचीव हुआ था, उसके बाद नीचे आ गया था। अगेन मुझे लग रहा है कि इसमें एक बेस बन रहा है, हमारे पास कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इसमें एक बार बाय की स्टैंप लगा दीजिए। पीसीआर टीम, जेबीएम ऑटो 753 अब चल रहा है। 770 कितना टारगेट दिया? 764 और 775, ठीक है। ये दो टारगेट्स हैं आपके। और स्टॉप लॉस तो थोड़ा डीप है, लेकिन प्रदीप भाई को अक्सर स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो तो सीधे टारगेट पर ही जाते हैं। तो देखते हैं अब टारगेट कितना जल्दी आता है, इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि 755 अब ये आ गया है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर तेज बाइंग इस समय देखने के लिए मिल रही है जेबीएम ऑटो में। ठीक है प्रदीप भाई, अब आपकी जिम्मेदारी सर ये दोनों काउंटर देख के और बताने की। वैसे तो मैंने अपनी स्क्रीन पर सर अपने, और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा। जब भी हाँ मैं जी, कोई भी कॉल देता हूँ, ये इंटरडे के लिए नहीं होता है, 4-5 दिन के व्यू से हिसाब से होता है। तो 4-5 दिन के ओके, लिए मेरा ऑलवेज व्यू रहता है। अगर इंटरडे में आता है ठीक है, नहीं आता है तो 4-5 दिन के लिए आपको बने रहना चाहिए। सेकंड थिंग, ऐसा नहीं कि सर हमें भी स्टॉप लॉस की जरूरत होता है। ये बात अलग है कि सर लास्ट कुछ पास्ट परफॉर्मेंस मेरा ऐसा रहा है कि 80% ऑफ द टाइम मेरा कॉल अचीव हो रहा है, हिट हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन हमें फॉलो करना है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता, और स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है। ठीक है। तो जेबीएम ऑटो और बेलराइज यहाँ पर बाय करने की सलाह। अच्छा, एक काउंटर जिस पे कि सेल की सलाह है, या इस पे क्या सलाह रखें? ड्रीम फॉक, यहाँ पर कंपनी ने, देखिए ग्लोबल लॉन्च तो चलते रहेंगे इस कंपनी के, लेकिन जो डोमेस्टिक लॉन्च है उनको बंद करने की ऐलान कर दिया है। अब कंपनी का शेयर ऑलरेडी इस साल 65% गिर चुका था कल तक की क्लोजिंग के हिसाब से, और आज 5% का डाउन सर्किट और लग गया। रचित भाई, लाउंज ही चलाती थी कंपनी, सर्विसेज देती थी। अब अदानी ग्रुप की एंट्री के बाद इस कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, बैंकर्स ने भी परेशान कर दिया था थोड़ा सा। तो फाइनली अब ये मतलब कंपनी किस साइड जा रही है? सर हमारी पहले भी बात हुई थी, और अराउंड मैं समझता हूँ 250-250 रुपए लेवल पे भी हमने बात करी थी। तब यही बात करी थी कि अब जिस तरीके से आप देखेंगे ना कि लाउंज सर्विसेज तो है ही, बट अडानी ने एक नया कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था। रीजनेबल ईटरीज आपको एयरपोर्ट्स में देखने को मिल रही थी, जहां पे आपको ज्यादा फुटफॉल देखने को मिला। उसके बाद आप देखें जिस तरीके से ये डिप्लीट करती हुई जा रही है ना, मैं समझता हूँ अभी भी देर इज नो स्टॉपिंग। और जिस तरीके से ये कंपनी नीचे जा रही है, जब तक कोई एक रिवाइवल प्लान इनके पास पुख्ता नहीं होता है, तब तक इससे दूर ही रहना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि सर आप माने 250-225 लेवल से यहाँ तक आ गया है, अभी और फर्दर भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए जो हम हमेशा बोलते हैं कि देर इज नो पॉइंट कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, अभी इससे बिल्कुल दूर रहेंगे, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फटाफट से दो काउंटर और देख लेते हैं। इनमें ना स्टॉक स्प्लिट आ रहे हैं और इनकी रिकॉर्ड डेट भी है। तो स्टॉक स्प्लिट वाले ये जो दो शेयर हैं, एक है जाइडस वेलनेस और एक है केसर एंटरप्राइजेस। पहले जाइडस वेलनेस देख लेते हैं। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है कल की। तो जाइडस वेलनेस में जो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, ये एक शेयर 5 भागों में विभाजित हो रहा है। तो केसर एंटरप्राइजेस 10 भागों में विभाजित हो रहा है। प्रदीप भाई, जाइडस वेलनेस, अरे ये तो बात करते ही भाग गया, 1030 से रिकवर होना शुरू हो गया। प्रदीप भाई,
बताएं जरा इस काउंटर का चार्ट क्या लग रहा है इस पर? सर आपने जो ओपन किया है ना, जायदस लाइफ साइंस है, अब जायदस जी। वेलनेस का तो प्राइस अभी 2620 के अच्छा, आसपास माफ चल रहा है। कीजिएगा, यस, जाइडस वेलनेस, पीसीआर, कृपया करके जाइडस वेलनेस, जाइडस वेलनेस लगाएं आप, लाइफ नहीं। तो देखिए अभी 2600 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट है, जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा आप पहले तो सेटल होने दीजिए, एंड उसके बाद ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव, बट एक बार आप वेट करके जाइए, फ्रेश बाय का सलाह अभी नहीं होगा। थोड़ा मुझे ये जो रिकॉर्ड डेट है इस होने के बाद एक हफ्ता देखना है, उसके बाद का जो मोमेंटम हो रहा है उसके बाद मुझे एक बार डिसीजन लेना है। और केशर में सर मुझे लगता है कि 32.90 के आसपास चल रहा है स्टॉक में, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे भी वेट करना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, थोड़ा यहाँ पे जो है गैप बहुत ज्यादा है बायर सेलर्स में, और कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से। तो कहीं ना कहीं लग रहा है एक बार 30-31 तो पॉसिबल है। और केसर एंटरप्राइज का बात कर रहे हो आप? जी जी, केसर एंटरप्राइजेस। ओके, मैं तो कोई दूसरे केसर, अच्छा मैं और एक स्टॉक अरे देख रहा वो, था, अच्छा केसर अच्छा इंडिया अच्छा, का। कोई नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अभी 114 के आसपास चल रहा है, इसमें तो सर वॉल्यूम ही नहीं है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाला इसमें प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक बेस भी मिनट नहीं मैं भी बनता, देख तो लेता एक हूँ। बार बाय करने का तो सलाह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये और तो जिनके पीरियडिक पास कॉल पोजीशन है ऑप्शन आप वाला प्लान शेयर है, कीजिए। ठीक। हाँ तो वो कभी प्लान कीजिए कब आप एग्जिट करोगे, तो बिल्कुल अवॉइड करना है सर स्टॉक को। अच्छा, इसमें एग्जिट कहाँ करें प्रदीप भाई? चलिए, ये चूंकि ईएसएम स्टेज 2 का शेयर है, तो इसमें पीरियोडिक कॉल ऑप्शन होता है, इसमें 2-2% वाला वो सर्किट वाला मामला रहता है। एग्जिट अगर किसी ने लिया हुआ हो तो एग्जिट कहाँ करें? देखिए बाई अगर किसी ने किया हुआ हो तो एग्जिट मुझे लगता है कि आप 114 115 के आसपास जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि देखिए वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, तो मुझे जो 114 तो चल दिख रहा रहा है अभी। है, 114 तो चल रहा है हाँ, प्रदीप जी, तो कर लें एग्जिट? 2260 के आसपास सेलर है ओनली फॉर, मतलब यहाँ पे कोई बायर भी आएगा तो स्टॉक ऑलरेडी अपर सर्किट के आसपास ही है। सो मुझे नहीं लगता कि सर 114 चल रहा है अभी, सेलर एक है 114 पे, लेकिन वॉल्यूम नहीं आता है। सो एक बार आप वेट करके जाइए, 1-2 दिन में कभी भी आपको मौका मिले तो इमीडिएट लेवल पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ऐसे स्टॉक में जान छुड़ा लो अपना जितना जल्दी हो जाए। अब वो कब होगा आप देखिए, हर घंटे वॉच कीजिए, हर दिन वॉच कीजिए, प्री ओपन में ट्राई कीजिए, जान छुड़ा लो बस अपना, और आना ही नहीं है, पढ़ना नहीं है सारे चक्कर में। ठीक है, डन।